हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैट डी डे स्ट्रेटजी। तो आपके कैट के दिन क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए फॉर 99% है, और जो भी आपका ड्रीम है, ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम परसेंटाइल है, तो आप कितना टारगेट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम इसमें बात करेंगे कि कितना आपका जो भी टारगेट है वो कैसे आप अचीव कर सकते हैं। तो कैट तो पहले मैं कैट के बारे में डिस्कस करने के पहले मैं कैट डी डे के बारे में डिस्कस करने के पहले मैं उसके एक दिन पहले की कहानी आपको बता देता हूँ कि जो कैट है ना वो पूरा चिल मोड में दीजिए आप। ऐसा कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप आराम से दीजिए। आपने आप पढ़ा हुआ है तो आपको आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं कि वो कैट के एक दिन पहले ही मॉक देते हैं और मॉक दे के ही चले जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो कैट के जो एक दिन पहले आपको क्या करना है, आप नॉर्मल बिल्कुल उसमें चिल मूड रखिए। आप मूवी वगैरह देखना है, मूवी वगैरह देखिए, कॉमेडी शो देखना है, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखना है तो आप वो देख सकते हैं, इतना कुछ बोर नहीं है। तो कैट मतलब जो एक दिन पहले उस दिन पूरा आप पूरा रिलैक्स करिए, क्योंकि पूरा आपका जो माइंड है पूरा रिलैक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने मतलब कॉलेज एग्जाम की तरह पूरा मतलब रट्टा मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, पूरा चिल मूड में रहिए। तो एक दिन पहले आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत रीडिंग वगैरह कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल वगैरह हो। न्यूज़पेपर वगैरह रीड कर सकते हैं स्क्रीन पे, और थोड़ा बहुत फार्मूला वगैरह रिवीजन कर सकते हैं। एक आध दो मिस्टेक्स वगैरह देख सकते हैं, आपने कुछ मिस्टेक वगैरह की हो। और मतलब जितना है आप ज़्यादा से ज़्यादा चिल रहिए एक दिन पहले, क्योंकि उससे आपका थोड़ा माइंड रहेगा वो मतलब थोड़ा रिलैक्स फील रहेगा। तो उसकी परफॉर्मेंस आप अच्छे से फील कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पूरा हफ्ते भर से मेहनत ही करते जा रहे हैं और एकदम से फिर वहाँ पे भी मेहनत कर दें। तो थोड़ा मेहनत करने के लिए थोड़ा रिलैक्स फील भी ज़रूरी है। तो ये आप कैट के एक दिन पहले कर सकते हैं। और अगले दिन आपकी जो स्ट्रेटजी रहेगी तो स्ट्रेटजी वो सेम ही रहेगी। तो क्या करना है कि मतलब आप कैसी भी सिचुएशन हो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने पैनिक किया तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा। पेपर कितना भी टफ आ जाए, आपसे बने ना बने, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है कैट में। क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि उसमें आपके पास मार्क्स चेक किए जा रहा है। मतलब जो क्वेश्चन सेटर रहता है ना, वो आपको पूरा तरीके से चेक करता है कि आप मतलब कितना कंफर्टेबल है, मतलब आप कितना कहाँ किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, आप में क्वालिटीज़ हैं कि नहीं मैनेजर्स बनने की। तो जो कैट एग्ज़ाम है वो आपके पास ओनली मार्क्स के लिए नहीं जज करता है, वो आपकी सारी चीज़ें जज करता है कि जैसे एज अ मैनेजर की बहुत सारी क्वालिटी रहती हैं। मेन चीज़ है तो रिजेक्शन सिलेक्शन, क्योंकि आप टॉप कंपनीज़ में जाओगे तो वहाँ पे भी आप मान लो आप एचआर की पोस्ट पर है तो आप भी मतलब देखोगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो वहाँ पे भी आप सही बंदे को रिजेक्ट सेलेक्ट करोगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि मतलब कैट में आप क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आपको सेम चीज़ वहाँ पे अप्लाई करना है कि जो पूरा गेम पूरा सिलेक्ट और रिजेक्ट का है कि आप कौन सा मतलब क्वेश्चन उठा रहे हो, कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो और कौन सा रिजेक्ट कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जैसे कि क्वांट में रहते हैं, यदि आपने गलत क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया और वो आपसे नहीं बन रहा है, आपका पूरा टाइम चला जाएगा। तो सेम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, आपने गलत एम्प्लॉय हायर कर लिया तो आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ख़राब कर देगा। तो ये पूरी जो अपनी मैनेजमेंट स्किल रहती हैं, जो पूरा मैनेजर स्किल रहती है, वो सारी वहाँ पे चेक की जाती हैं आपकी कैट एग्ज़ाम में। तो वो ओनली एग्ज़ाम नहीं है, आपकी सारी स्किल्स देखी जाती हैं पूरी A to Z। जैसे कि पेशेंस भी रखना होता है आपको कैट एग्जाम में, कि मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हो तो वहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको पैनिक करने लगो। तो सेम चीज़ वहाँ पे रहती है कि मान लो आपके पास टफ क्वेश्चन आ जाए और आपसे नहीं बन रहा है, जैसे कि DILR में बहुत लोगों के साथ होता है कि 20 मिनट निकल जाता है, एक ही सेट नहीं बनता है, तो वो पैनिक करने लगते हैं। तो वो पैनिकनेस से आप कैसे डील करोगे, अपने आप को कैसे काम करोगे, तो और पूरा सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे, ये सब आपको चीज़ मतलब प्रूव करके आना है कैट एग्ज़ाम में कि यू आर द बेस्ट पर्सन और आप सिलेक्ट हो गए इस एग्ज़ाम में। तो यदि आप वहाँ पे अपने आप को प्रूव कर देते हो तो सीधा आपको कैट एग्ज़ाम होगा, आप उसमें सेलेक्ट हो जाओगे और एक अच्छी टॉप 20 स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कैट एग्ज़ाम वही है, आपको पूरा तरीके से वो चेक करेंगे कि या यू आर द राइट पर्सन फॉर योर ड्रीम कॉलेज और नॉट, फॉर IIM और नॉट। तो यही सारी चीज़ें पूरी देखी जाती हैं, तो उसमें तब पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा चले एग्ज़ाम है, UPSC की तरह नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप रट्टा मार रहे हो, GK रट रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। या पूरा चले एप्टीट्यूड टेस्ट है।
कैट कैसा टेस्ट है, एप्टीट्यूड है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चिल मूड में देखे आओ। और बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं तो वो मतलब 65-70 परसेंटाइल से भी 90-95 प्लस परसेंटाइल लेके आए हैं, वहाँ पे मतलब चिल रहते हैं, तो उनने अच्छे से सब किया है। और मान लीजिए वहाँ पे, क्योंकि पूरा जो डिपेंड रहता है ना, वो पूरा कैट डी पे डिपेंड करता है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मान लो आपसे क्वेश्चंस बन रहे हो, यहाँ पे आपसे पूरे क्वेश्चन बने, और हो सकता है वहाँ पे ना बने, क्योंकि जो भी पूरा डिपेंड रहेगा ना वो कैट डी पे डिपेंड रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 4-4 सेट बना रहे हैं DILR में, वहाँ पे जाकर 2 ही बने, 3 ही बने, तो ऐसा भी हो सकता है। और पॉइंट में भी यहाँ मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर कम बने, और ऐसा हो सकता है जिनके यहाँ पे कम बन रहे हैं उनके ज़्यादा बने, तो कुछ भी हो सकता है। अब वो आपको जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपको मेहनत की है, वो अब टाइम आ गया आपको प्रूव करने का कि या यू डिड हार्ड वर्क, और आप वो पूरा कैट में दिखेगा। क्योंकि लोग आपको जज करेंगे तो पूरा उससे ही करते हैं कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, और ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, मैटर करता है आपको कौन सा कॉलेज मिला और नहीं मिला। तो ये चीज़ मैटर करती है, वो पूरा आपने जो मेहनत है वो आपको वहाँ पे प्रूफ दिखाना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 90 परसेंटाइल ला रहे थे और वहाँ पे आप जाके 80 पे रह गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपकी है, जो आपने मेहनत की है, वो आप प्रूव करने का टाइम आ गया है, तो आपको वो सब पूरा कैट डी के दिन दिखाना है। तो यही सब है। और जैसे कि BARC है, तो उसमें जो भी आपकी स्ट्रेटजी है तो उसको ही फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी एंड टाइम पे स्ट्रेटजी वगैरह आप चेंज करेंगे तो उससे मतलब दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि और बिल्कुल भी आप घबराए ना, भले वैसे मान लो BARC हार्ड आ जाता है तो भी आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको ही फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि उसमें आप ही बेस्ट हैं, जो आपकी स्ट्रेटजी है वो आपने फॉलो की है, आपने उसमें मॉक में प्रैक्टिस की है, तो सेम चीज़ वहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, जो है बिल्कुल चिल में रहना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आप पैनिक करें तो थोड़ा सांस ले सकते हैं 2-3 सेकेंड आइस बंद करके, और फिर आप जैसे आइस खोलेंगे तो आपको लगेगा आप पूरा एनर्जी फील है, तो मतलब एनर्जी में आ जाएंगे आप। तो BARC के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, यदि आपने भी फॉलो किया तो आप उससे भी जा सकते हैं कि BARC में मतलब जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट बढ़ाएं, क्योंकि उसमें और इसमें एक्यूरेसी आपकी 70-60-80 भी रही तो बहुत ज़्यादा मतलब परसेंटाइल आपका आसानी से आ जाएगा, मतलब कट ऑफ भी आसानी से निकल जाएगा और ओवरऑल स्कोर भी बन जाएगा। और मेन चीज़ ये है कि पहले आपको पता भी होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है और वीक पॉइंट कौन सा है। जैसे कि 3 सेक्शन रहते हैं, एक तो BARC DILR क्वांट। तो यदि आपको क्वांट यदि ओवरऑल परसेंटाइल इंक्रीज करना है और अच्छे टॉप 20 स्कूल में आना है, तो कम से कम 3 में से आपके 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द पीपल के स्ट्रॉन्ग पॉइंट BARC और क्वांट हो, तो उससे आपका ओवरऑल परसेंटाइल इंक्रीज होगा, क्योंकि DILR में मोस्ट ऑफ द पीपल 2-3 सेट ही बना पाते हैं और 4 भी बना लेते हैं, तो उससे मतलब मार्क्स रहता है वो कम रहता है। लेकिन जो मार्क्स जो ज़्यादा इंक्रीज रहते हैं, जैसे कि BARC में बहुत लोगों के मार्क्स इंक्रीज रहता है, और क्वांट में भी मतलब जो आपका हाई जो परसेंटाइल ओवरऑल बनता है वो BARC या क्वांट की वजह से ही बनता है। तो इन दोनों मतलब आपके ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट में ज़्यादा स्कोर ले सकते हैं। और जो अदर जो जिसमें आप थोड़ा आपको लगता है कि वीक पॉइंट है, तो उनको में आप थोड़ा इतना कर सकते हैं कि उनका सेक्शनल निकल जाए, क्योंकि क्या रहता है कि मान लो यदि आपका सेक्शनल ही नहीं निकला तो वो भी आपको दिक्कत कर सकता है। दिक्कत क्या कर सकता है, आपको IIM का कॉल ही नहीं आएगा। तो आपको पहले सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना है और ओवरऑल जो कट ऑफ है वो भी निकालना है। तो आपकी इस तरह से स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कम से कम मैं सेक्शनल कट ऑफ तो निकालूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी ओवरऑल परसेंटाइल 99 है। क्योंकि ऐसा भी हुआ था, मेरे एक फ्रेंड थे, उनका पूरा ओवरऑल परसेंटाइल 99 था, DILR में भी 99 था, क्वांट में भी 99 था, लेकिन BARC में ओनली जस्ट 1 मार्क्स से रह गए थे, जिसका उनका सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकला था। और जो पूरा था तो वो उनको एक मतलब IIM से कॉल ही नहीं आई थी। तो ऐसी गलती भी ना करें, क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आपने इतना और उन्हें ड्रॉप भी लिया था, तो उनकी साल भी बर्बाद हो गई और IIM से कॉल भी नहीं आया। तो बट ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी पूरा मेहनत वेस्ट चली जाए, फिर उनको XLRI में मिल गया था। बट फिर भी आप ट्राई करें कि आपने इतना हार्ड वर्क किया, और यदि फिर लास्ट में यदि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए उसको, नहीं तो क्या मतलब इतना पूरा साल भर मेहनत करने का।
तो वो ही है कि ज़्यादा मतलब चल रहे हैं, और जो भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है उसको सही से कर रहे हैं, और पैनिक बिल्कुल भी ना करें। DILR में भी सैड ना बने, थोड़ा पैनिक ना करें, सांस लें, अच्छे से करें, तो उसमें भी आपको बन जाएंगे। क्वांट में भी वो, या जो अपनी स्ट्रेटजी थी राउंड वाइज की, पहले राउंड में इजी उठाए, दूसरे में मॉडरेट लेवल के उठाए, और तीसरे में हार्ड लेवल के उठाए, और उनको मार्क वगैरह करते जाएँ। और थोड़ा उसमें स्किन की भी प्रॉब्लम रहती है, उसमें जूम इन आउट नहीं होता है, तो वो भी आप थोड़ा देख लें, क्योंकि ये भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कैट कैट डे के टाइम, कि जो स्किन रहती है वो अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं होती है, वही बात जो फिक्स रहती है। क्योंकि ऐसे DILR का सेट भी बहुत बड़ा रहता है पढ़ने में, ऐसे तो यदि वहाँ पे बहुत बड़े रहते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है उसको पूरा रीड करने में। तो उस चीज़ की भी आप 6-7 दिन थोड़ा मतलब जूम करके बर्ड पढ़ने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इससे हेल्प मिलेगी। और वहाँ पे एक लाइन रहती है, उससे ऊपर नीचे रहता है, तो उस चीज़ की भी आप देख लें, क्योंकि ये अभी वहाँ भी तो माउस से हो जाता है, लेकिन वहाँ पे माउस से नहीं, मतलब माउस ओनली बस करने रहता है, लेकिन जो ऊपर नीचे करना है आपको, स्क्रॉल डाउन करना है इसकी, तो उससे आपको माउस, उससे एक जो लाइन रहती है उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो यही सब स्ट्रेटजी है, बाकी आप जो भी है अच्छे से दीजिए, और यदि आपको कुछ अभी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।